चौपाल देख बड़ा सबड़ा भाया और बहना ने राम राम साहब भाया बहना। भारत कृषि प्रधान देश है और अठाको जो अर्थ चक्र है उनके केंद्र में खेती बाड़ी है, कृषि है। लेकिन आपने देखा कि अनियमित मानसून या और दूसरा जो अन्य कारण है बाकी वजह से खेती बाड़ी में अक्सर नुकसान हो जाया करे और वो नुकसान भरना पड़े है आपने किसान भाई बहन ने। कहते तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, कटे बिल्कुल बारिश ही कौन हो गए, तो ये खराबा से बचावा के ताणी माननीय प्रधानमंत्री जी फसल बीमा योजना चालू करी। आ फसल बीमा योजना खई है, कौन कौन इसका लाभ ले सके है, प्रीमियम दर वगैरह कतरी है और इसका फायदो लेबा का ताणी आपने कई कुछ करना चाहिए। इसकी तमाम जानकारी लेर आज अपने कार्यक्रम में श्री जय नारायण जी मौजूद हैं। राम राम साहब। जय नारायण जी। नमस्ते किसान भाइयों सभी को राम राम। राम राम साहब, आप उप निदेशक हैं फसल बीमा योजना का, कृषि आयुक्तालय में। जय नारायण जी, जो फसल बीमा की बात मैं कर रही हूँ तो आ फसल बीमा योजना खई है और इन्हें चालू करवा की खई उद्देश्य। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राज्य में खरीफ 2016 से भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार क्रियान्वित की जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अवांछित घटनाक्रम के कारण अधिसूचित फसलों में हुए नुकसान की किसानों को भरपाई करने का स्रोत है। इसके तहत जो भी कृषक है उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है ताकि वो आगामी सीजन की अपने फसल की तैयारी कर सके। देखो, किसान तो लगभग सभी है जो भी खेतीबाड़ी कर रहे हो, चाहे 2 बीघा ज़मीन है चाहे 100 बीघा ज़मीन है, तो इसका पात्र खुंड लिया गया है। कोई भी आवेदन कर सके, कोई भी योजना को लाभ ले सके है या कुछ चुनिंदा किसान ही लाभ ले सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ सभी फार्मर्स इसमें ले सकते हैं। इसमें 2 तरह का होता है कि जो फार्मर्स जिन्होंने बैंकों से केसीसी या कृषि ऋण ले रखा है उनका बीमा तो सीधा जो भी बैंक है उससे उनका बीमा हो जाता है। इसके बाद में आता है कि जो केसीसी धारक जो फार्मर्स नहीं है वो संबंधित से सीएससी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर से, बीमा कंपनी के एजेंट से या अपने से भारत सरकार का जो ऐप है NCIP उससे भी अपना बीमा करवा सकते हैं जी। अब आता है कि बीमा करवाने की अपनी कट ऑफ डेट वगैरह क्या रहती है। उसके लिए खरीफ 2022 के लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना 8/6/2022 को जारी की जा चुकी है। उसमें खरीफ की फसलों का बीमा करवाने की जो अंतिम तिथि है वो 31/7/2022 निर्धारित की गई है। साथ ही इसके अंदर खरीफ 2020 से ये प्रावधान किया गया है कि जो केसीसी धारक फार्मर्स है वो यदि अपने फसलों का बीमा अगर नहीं करवाना चाहता है तो उसके लिए भी वो संबंधित बैंक में जाकर जो अधिसूचना के अंदर कट ऑफ डेट निर्धारित की गई है उससे 7 दिवस पूर्व जाकर के बैंक में बीमा कवर से बाहर होने के लिए उसमें जाकर लिखित में दे सकता है जी। साथ ही यदि उसने कुछ फसलों के अंदर भी उसमें अगर कोई परिवर्तन किया है, यानी उसने मान लो सपोज करो पानी उसके पास उपलब्ध नहीं था, उसकी वजह से उसने फसल में एन वक्त किसी फसल के अंदर उसने अगर चेंज कर लिया है तो उसके लिए भी वो बैंक में जा कर के जो कट ऑफ डेट है उससे 2 दिवस पूर्व जा कर के उसमें से अपना बता सकता है कि मैंने केसीसी के अंदर ये फसल दर्शाई थी लेकिन अब मैंने वास्तव में ये फसल बोई है, उसको इसी का मेरा प्रीमियम कट है, ताकि जब फसल के अंदर खराबा हो तो उसको वास्तविक फसल के अनुसार ही उसे मुआवजा या बीमा के लिए मिल सके। तो बात है प्रीमियम की बात करी तो कतरा प्रीमियम दर एकताणी निर्धारित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर कृषक प्रीमियम जो बीमित राशि है वो खरीफ के लिए तो 2% है और रबी के लिए है वो 1.5% है। उद्यानिकी और वाणिज्य जो फसलें हैं उसके लिए 5% निर्धारित कर रखी है।
इसके अलावा जो प्रीमियम दर बचती है, मान लो बीमा कंपनी द्वारा यदि किसी ने 25% रेट दी है तो खरीद के लिए 2% जैसे उसमें से हटाने के बाद में जो बचता है उसका 50% स्टेट और केंद्र सरकार को वहन करना पड़ता है। किंतु खरीफ 2020 से ऑपरेशन गाइडलाइन के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि यदि 25% से सिंचित क्षेत्र के लिए यदि 25% से ऊपर यदि रेट आती है और असिंचित के लिए 30% से ऊपर रेट आती है, वो उससे ऊपर की जो भी रेट आएगी उसका वहन राज्य सरकार को करना पड़ेगा। जी, तो मतलब इनमें उद्यानिकी वगैरह भी शामिल है और जो मत्स्य पालन है या कुक्कुट पालन है, शान का भी जो किसान भाई बहन है ये काम करे है, सीधे सीधे पशुपालन कौन है, लेकिन जो मछली पालन वगैरह इनमें शामिल किया गया है या वो उन्हें पशुपालन में ही मान्य है? ये मछली पालन पशुपालन ये है पशुपालन के अंदर ही है, इसमें तो सिर्फ फसलों का बीमा इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। उद्यानिकी और उद्यान की फसलें हैं, यानी उद्यान की राज्य में 2 तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दूसरी आती है पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में वो फसलें शामिल की गई है जिन फसलों का फसल कटाई प्रयोग के आधार पर आकलन नहीं किया जा सकता है, उन फसलों के लिए 5% प्रीमियम दर निर्धारित की गई है। तो इनमें कौन कौन सा कागज लगाना पड़ा है बीमा करवा के तानी? बीमा करवाने के लिए फार्मर्स को सबसे पहले चीज़ है आधार कार्ड। अगर फार्मर्स का आधार कार्ड होगा तो ही उसका बीमा होगा, बिना आधार कार्ड के बीमा उसका नहीं होगा। और किसान भाइयों से ये भी निवेदन है कि यदि उन्होंने आधार कार्ड के अंदर अगर किसी प्रकार का परिवर्तन करवाया है तो वो संबंधित वित्तीय संस्थान में जाकर के उस नवीनतम आधार कार्ड की उसमें या उसकी प्रतिलिपि उनको ज़रूर देते, ताकि जब उनका बीमा किया जाए तो उनका आसानी से NCI पोर्टल पर उनका बीमा हो सके। तो बीमा करवा के तानी कोई मतलब वेबसाइट पर जानो है या व्यक्ति से जार करानो है, कई की प्रक्रिया कही है? हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए तो जो KCC धारक जो भी फार्मर्स है उनका तो जो जिस बैंक से उन्होंने KCC ले रखी है उनका सीधा ही NCIP की जो भारत सरकार का है पोर्टल है उसका सीधा ही बैंक द्वारा प्रीमियम काट करके और उनका बीमा तो सीधा ही उसमें क्या नाम से NCIP पोर्टल पर हो जाता है। लेकिन जो कि अन्य जो जिनकी KCC वगैरह नहीं है, नॉन लोनी जो फार्म में यानी गैर ऋणी कृषक है, वो गैर ऋणी कृषक अपना बीमा जो भी है अपने क्या नाम से क्षेत्र के अंदर कॉमन सर्विस सेंटर CSC या बीमा कंपनी के एजेंट या NCIP पोर्टल पर वो अपना बीमा करवा सकते हैं। और जो गैर ऋणी फार्मर्स है उसके लिए उनके जो दस्तावेज है उसमें उनके 5 तरह के दस्तावेज उनको आवश्यक रूप है। उसके लिए जो भी लोन लोनी फार्मर्स है यदि उनके द्वारा इन 5 तरह के दस्तावेजों में से यदि और भी कोई भी कमी अगर रह जाती है तो बीमा कंपनी उसको क्या नाम से संबंधित CSC जो भी सेंटर है उसको उनका जो भी एप्लीकेशन है उसको रिवर्ट कर देगी। और रिवर्ट करने के बाद यदि CSC सेंटर द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है और अगर वो डॉक्यूमेंट्स उसको संबंधित बीमा कंपनी को नहीं मिल पाते हैं तो उनका बीमा कंपनी द्वारा उनको निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे केस बहुत सारे आ रहे हैं। तो किसान भाइयों से थोड़ा सा यही निवेदन है कि जो राज्य सरकार द्वारा जो अधिसूचना जारी की जा रही है उसमें जो संबंधित जो दस्तावेज दर्शाए गए हैं उनका भली प्रकार से अध्ययन कर ले और जब बीमा करवाए उससे पहले ही अपने संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करके ही CSC सेंटर पर जा कर के उसमें अपलोड करवाए ताकि उनको किसी प्रकार की फसल में नुकसान हो तो उनकी भरपाई हो सके। तो इसमें बीमित राशि कितनी रखेगी था? बीमित राशि जिले के जो 7 साल की जो औसत उपज है उस औसत उपज में से बेस्ट 5 साल के जो इल्ड है उस इल्ड को औसत को भारत सरकार द्वारा जो निर्धारित जो गारंटी उपज निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य किया गया उससे गुणा करके
आकलन की जाती है, जो कि हर ज़िले के लिए, हर फसल के लिए अलग अलग है। अच्छा, तो अबार देखो खरीफ की फसल सामने है और अबार तो जो अंतिम तिथि आवेदन की बताई वह भी 31 जुलाई 2022 खरीफ का तनी बताई। खरीफ के तो लिए खरीफ की कौन कौन सी फसलें ने बीमा कंपनियां शामिल करी है? खरीफ के मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर 14 फसलें इसके अंदर राज्य की सम्मिलित की गई है, जिसमें जैसे बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, गंवार है, मूंग, मोठ, तिल, मूंगफली, इसबगोल और अपने क्या नाम से इसमें आगे मूंगफली आ गई, चंवला है, उड़द है। और इसी तरह से उद्यान की फसलों के अंदर अगर देखें तो उद्यान की फसलों में आती है अरंडी है, किन्नू है, संतरा है, प्याज है और अमरूद। ये फसलें इसमें अधिसूचित की गई है जी। अच्छा, एक बात और है कि भाई अबार जो थे जानकारी दे रहा हो भाई एक किसान के नाम जमीन है और वो किसान फसल बार जो है उनको आप बीमा करा रहे हैं। आपने थे देखो कि भाई भारत में राजस्थान में तो खास कर परंपरा भाई बटाई पर भी खेती बाड़ी करें, है ना, एक से ज़्यादा का नाम जमीन हुआ करे। उस स्थिति में प्रीमियम पर कहीं फ़र्क पड़ा है और बीमा राशि पर कहीं फ़र्क पड़ा है? उसमें प्रीमियम और बीमा राशि पे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें क्या है कि जैसे चाहे वो लोनी फार्मर्स हो या लोनी फार्मर्स हो, उसमें तो बीमित राशि तो उसको खरीफ के लिए 2% देनी है, उद्यान के लिए 5% देनी है। हाँ, उसके लिए यदि अगर उसने किसी से जमा अब उस पर क्या नाम से किसी बटाई पे अगर कृषक पे उसको लिया है तो उससे उस फार्मर्स का उससे लिखित में उसको ये देना पड़ेगा कि हाँ मैंने इसकी बटाई पे उस पर ली है। और ऐसी स्थिति में उन दोनों ही जो बटाई पे जिसमें लिए प्लस जिसकी ज़मीन है उसका आधार कार्ड भी उसमें लगाना होगा जी, ये उसके लिए अनिवार्य है। तो इनमें कौन कौन तरह का जोखिम शामिल किया गया है? ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, सूखा, इसके अलावा भी कुछ है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर जो जोखिम जो शामिल किए गए हैं, पहला जोखिम तो आता है अपने बाधित ओब्लिक निसफल बुआई। इस पोजीशन में क्या होता है कि यदि जिले के अंदर 75% से कम बुआई होती है या बुआई अगर हुई है वो भी 75% से अधिकतर क्या नाम से बाधित हो जाती है, निसफल बुआई हो जाती है, तो उस स्थिति में जिले के जिला कलेक्टर द्वारा उस जिले का सर्वे करवा करके DLMC यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी, जिला स्तरीय जो कमेटी है उससे उस प्रस्तावों का यानी उसको पटवार सर्किल वार जो प्रचुर मात्रा में जिसमें पटवार सर्किल पर जो फसलें अधिसूचित हैं उनका सर्वे करवा करके और राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाए जाते हैं। राज्य सरकार उसका अधिसूचना जारी करती है। अधिसूचना जारी करने के बाद में बीमा कंपनी उन फार्मर्स को जिनका NCIP पोर्टल पर बीमा हुआ है उनका बीमित राशि का 25% यानी उसको मुआवजा दे करके उनका बीमा वहीं समाप्त कर दिया जाता है जी। इसके बाद में दूसरा आता है यदि मध्यावस्था में क्या है कि मान लो सपोज करो बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, फसलें में 50% से भी यानी कम उत्पादन होने का यदि अंदेशा रहता है तो उस स्थिति में भी जिला कलेक्टर द्वारा उस जिले के फसलों का नेत्रकन सर्वे या उसमें समाचार पत्रों में या मीडिया की जो भी है अपने क्या नाम से सूचनाओं के आधार पर उनका क्या नाम से पटवार सर्किलवार बीमा इकाई वार प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाए जाएंगे। राज्य सरकार उसका जांच करने के बाद राज्य सरकार से उसकी अधिसूचना जारी होगी और अधिसूचना जारी होने के बाद में उन संबंधी जो फार्मर्स जो पात्र पाए जाते हैं जो बीमित फार्मर्स है उनको तात्कालिक सहायता यानी 25% उन्हें तात्कालिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। जो रेस्ट जो बचेगा उसके बाद में जो बचेगा वो फसल कटाई प्रयोगों से जो उपज आएगी उस उपज से उसको क्या नाम से समायोजित किया जाएगा जी। इसमें प्रीमियम सब्सिडी को कुछ प्रावधान भी है कि प्रीमियम सब्सिडी इसमें क्या नाम से राज्य सरकार द्वारा मैंने बताया कि जैसे मान लो सपोज करो किसी बीमा कंपनी ने
किसी ज़िले में या उसमें क्या नाम से क्लस्टर के लिए यदि उसने जो रेट दी है उस रेट के अंदर मान लो सपोज करो सिंचित के लिए उसने 25% रेट दी है और असिंचित के लिए उसने 30% रेट दी है, तो फार्मर शेयर हटाने के बाद में जो बचता है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा बराबर मात्रा में यानी उनको बीमा कंपनियों संबंधित बीमा कंपनियों को भुगतान निर्धारित अवधि में उनको करना पड़ता है। उसी भुगतान होने के बाद में ही संबंधित बीमा कंपनी संबंधित जो भी ज़िले के अंदर जो नुकसान हुआ है उसकी क्या नाम से वो भरपाई करेंगे। अच्छा, मैं कुछ किसान भाई पीछे थी फसल भी बोया करे, जुलाई को महीना निकलवा के बाद बुआई करे, उस स्थिति में वहाँ को कुछ बीमा करवो संभव है या कौन है? बीमा 31 जुलाई के बाद अगर कोई छावे किसान भाई बहन कर कट ऑफ डेट निकलने के बाद में यदि फार्मर्स बीमा करवाएंगे तो उनका बीमा इसके अंदर नहीं हो सकेगा जी, क्योंकि जो अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा उसके अंदर जो भी दिखाए हैं उसी में जो फसलें यानी उसके अंदर होगी उन्हीं का बीमा उसमें किया जाएगा। इसके निर्धारित अवधि के पश्चात उन फार्मर्स का बीमा किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये में जो खराबा को जो आकलन है वो कौन करे है, की आधार पर करे है, सामूहिक रूप से करे है या व्यक्तिगत आधार पर भी करे है, ये की जानकारी दो साहब। इसके लिए दो तरह के इसमें निकालने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा गारंटी उपज, इसकी एक तरीके से गारंटी उपज निर्धारित की जाती है हर जिले की पटवार सर्किलवार और तहसीलवार। इसके बाद में आता है वास्तविक उपज। वास्तविक उपज का आकलन जो अपने जो प्राथमिक कार्य करता है उसमें राजस्व विभाग और कृषि विभाग। राजस्व विभाग के प्राथमिक कार्यकर्ता आते हैं इसमें पटवारी और गिरदावर। इसी तरह से कृषि विभाग के आते हैं कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारी। प्रत्येक पटवार सर्किल पर 4 फसल कटाई प्रयोग आयोजित करवाए जाते हैं और तहसील स्तर पर 16 फसल कटाई प्रयोग प्राथमिक कार्यकर्ता द्वारा आयोजित किए जाते हैं। उनसे जो उपज आती है उस उपज को राज्य सरकार द्वारा जो गारंटी उपज निर्धारित की गई है उससे तुलना करके बीमा क्लेम का आकलन किया जाता है। गारंटी उपज जो 7 साल में से बेस्ट 5 साल के जो औसत उपज होती है उसको औसत को निर्धारित जोखिम स्तर से गुणा करके गारंटी उपज का निर्धारण किया जाता है। अच्छा, इसमें एक बात और है कि सरकार तो जब आकलन कह रही भाई सामूहिक रूप से कोई खराब हो गया है बड़ा स्तर पर कोई बात, अब मान लो एक व्यक्तिगत स्तर पर को खराब हो गया कोई भी वजह हो, चाहे उनकी फसल में कीड़ो लाग गयो या कोई आग वाग की आग यानी कोई घटना दुर्घटना होगी, उस स्थिति में भी उन्हें फायदा मिल सकेगी। इसमें जो प्रावधान है वो मैं बता देता हूँ। इसमें इंडिविजुअल फार्मर्स के लिए 2 तरह के प्रावधान हैं। पहला तो प्रावधान है स्थानीय की आपदाएं। स्थानीय आपदा के तहत मान लो सपोज करो क्या नाम से ओलावृष्टि हो गई और फार्मर्स के क्या नाम से फसल में नुकसान हो गया, तो उसी स्थिति में संबंधित फार्मर्स को जो भी बीमा कंपनी जिले में अधिसूचित है उसका जो टोल फ्री नंबर है उस टोल फ्री नंबर पर या बीमा कंपनी के जो तहसील और जिला स्तर पर जो कार्मिक स्थापित या बैठे हुए हैं उन्हें लिखित में या जिला अधिकारी को लिखित में 72 घंटे के अंदर वो दे सकते हैं। और यदि 72 घंटे के अंदर उन्होंने लिखित में जो सूचना दी है उस सूचना के अंदर यदि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज की कमी यदि अगर रख दी है तो वो 7 दिवस के भीतर भी उनको वो दस्तावेज उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। दूसरा आता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, यानी फसल खलियान में कट के पड़ी हुई है और 2 सप्ताह के भीतर यदि कोई बेमौसम बारिश आ गई, ओलावृष्टि हो गई, ऐसी स्थिति में भी संबंधित फार्मर्स को जो बीमा कंपनी के जो टोल फ्री नंबर है या लिखित में जिलाधिकारियों को 72 घंटे के अंदर उनको सूचित करना पड़ेगा और जो संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है वो उसमें लगा कर देने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट जहाँ दस्तावेज की मैं बात करूँ उस दस्तावेजों में क्या होता है, कृषक भाई कई बार उसमें ये गलती करते हैं कि उसके अंदर उन्होंने जो भी क्या नाम से
जो भी प्रपत्र भर के दिया उस प्रपत्र के अंदर अपना खसरा नंबर नहीं डालते हैं, फसल का नाम नहीं डालते हैं, टोटल एरिया में कितनी फसल है वो नहीं डालते हैं, अपना उसके अंदर बैंक का उसके अंदर क्या नाम से जो फार्मर्स आईडी का हवाला नहीं देते हैं, और पॉलिसी नंबर अगर उनके पास में है तो पॉलिसी नंबर का उसमें नहीं देते हैं। तो किसान भाइयों से थोड़ा सा ये आग्रह है और निवेदन है कि जब भी इस तरह की स्थानीय आपदाएं या पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की ऐसी स्थिति आए तो वो उसमें सारी चीज़ें उसके भर के उसमें दे, ताकि जो भी संबंधित जो बीमा कंपनी है उनके जो भी आवेदन है उनको निरस्त नहीं कर सके। जी ये अच्छा, एक बात और है कि मान लो उत्पादन कम हुई हो, मतलब उम्मीद ही के साथ 10 मन फसल हो जाए लेकिन 8 ही मन रहेगी, 7 मन ही रहेगी, है ना, उम्मीद से कम होगी, उस स्थिति में भी कोई क्लेम बने? इसमें तो सीधा सा ये है, जो हम जो निर्धारित जो गारंटी उपज प्लस जो औसत उपज जो देते हैं, उस औसत उपज और गारंटी उपज से ही तुलना करके बीमा क्लेम का निर्धारण किया जाता है। यदि वास्तविक उपज गारंटी उपज से यदि कम है तो फार्मर्स को बीमा क्लेम दे होंगे, यदि उससे ऊपर यदि वास्तविक उपज आती है तो उसमें कोई इस प्रकार का कोई बीमा क्लेम दे नहीं होगा। अच्छा, राजस्थान की परिस्थिति में बात करें तो अटे ज़्यादातर सूखा की समस्या ज़्यादा है, अतिवृष्टि की बात तो अटे खदे खदे वह भी हो जाओ, लेकिन सूखा की समस्या ज़्यादा है, बिल्कुल ही सूखा पड़ गया, बिल्कुल बरखा हुई कौन, उस स्थिति में कई प्रावधान है। जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें खरीफ के अंदर जो प्रावधान है वो है बाधित बुआई और निसफल बुआई, क्योंकि फसलों की बुआई निर्भर करती है पानी के ऊपर। यदि निश्चित अवधि के अंदर बारिश हो जाती है तो फार्मर्स जो है जो क्या नाम से कृषक भाई अपनी फसलों का बुआई कर लेंगे, और अगर बुआई नहीं हो पाती है तो उसके अंदर जो हमने जो प्रावधान दे रखा है बाधित बुआई और निसफल बुआई, उस प्रावधान के अंदर क्या नाम से एरिया अप्रोच के आधार पर, यानी एक तो होता है व्यक्तिगत और एक होता है अपने एरिया अप्रोच, यानी क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर। तो क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर उनके जिले के प्रस्ताव जिला कलेक्टर द्वारा बना करके और राज्य सरकार को भेजेंगे, राज्य सरकार उनका सती अधिसूचना जारी करेगी, और सती अधिसूचना जारी करने के बाद में जो संबंधित बीमा कंपनी है उसके पास में वो जब सूचना जाएगी तो उनके द्वारा जो भी फार्मर्स जो बीमित है उनको बीमित राशि का 25%, यानी बीमित राशि मान लो 10,000 रुपये है तो उसका 25% यानी 2,500 रुपये उनको दे करके उनका वहीं बीमा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में वो जो जितने भी फार्मर्स उसमें आगे की कुछ भी उसके अंदर तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, मान लो क्लेम उठावा में कोई परेशानी आवे, कोई समस्या आ रही है तो कोई हेल्प डेस्क वगैरह हो तो बताओ। अगर किसान भाइयों को बीमा क्लेम की संबंध में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए वो लिखित में बीमा कंपनी को, कृषि विभाग को, और जो हमारे जो क्या नाम से ज़िले में जिलाधिकारी बैठे हुए उनको, प्लस तहसील और जिला स्तर पर बीमा कंपनियों को जो कार्मिक बैठे हैं उन्हें वो शिकायत कर सकते हैं। अगर उनको इस तरह की कोई शिकायत रहती है तो उसकी हम अपने क्या नाम से स्तर पर भी उनकी जांच करवाते हैं। तो जयनारायण जी थे मगा कार्यक्रम पधारा, बहुत बढ़िया जानकारी दी, और भाई बहना ने यही खेवो छूँ मैं तो कि भाई देखो जान इंसान को बीमा होया करे, अपने मोटर कारा चलावा, ट्रैक्टर चलावा, इको इंश्योरेंस होया करे, ई प्रकार फसल को बीमा भी होया करे। और अब जो पहली वाली बात ही कि भाई खेती को नुकसान सीधो किसान ने ही भुगतना पड़तो, आ फसल बीमा योजना अतरी महत्व की है कि इमा आपनो पूरो बचाव संभव है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन ये योजना से जुड़ो और ज़्यादा से ज़्यादा फायदो लो। ये भावना के साथ ही आज को चौपाल और बखत हुए पूरो दो इजाज़त। राम राम साहब।